हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जतिन जैन फ्रॉम padaku.com। तो गाइज आप सभी की डिमांड थी कि भाई 9th क्लास के MCQ क्वेश्चन लेके आओ। तो आज की वीडियो में हम 60 प्लस MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये MP बोर्ड और HR बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर 100 एग्ज़ाम के लिए हो या फिर कोई और एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि MP के लिए सिलेबस सेम है और आपके पास बहुत टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तापमान का SI मात्रक क्या है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तीनों के तीनों तापमान से रिलेटेड है, लेकिन तापमान का जो SI मात्रक है वह है गाइस केल्विन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, तापमान का SI मात्रक है केल्विन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 293 केल्विन तापमान बराबर होगा, ठीक है। केल्विन को हम डिग्री यानी कि सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता है केल्विन यानी कि 273, एक केल्विन इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 293 माइनस 273 करेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तब हम इसको चेंज कर पाएंगे सेल्सियस में, अगर प्लस करेंगे तो होगा केल्विन में, ठीक है। तो 293 माइनस 273 तो आ जाएगा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज हमारा सही जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा, अब सेल्सियस से केल्विन में तो ऐड करेंगे। 25 केल्विन, 298 केल्विन, 273 केल्विन, इनमें से कोई। गाइस जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। मैंने आपको बता दिया 273 है, इसमें ऐड करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए लाइव चैट सेक्शन में कि आपको कौन सा लगता है ऑप्शन। तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करने के लिए ऐड करेंगे 273 केल्विन। तो 25 प्लस 273 298 केल्विन। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 298 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा 298 केल्विन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का कथानक है। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। 273 केल्विन, 373 केल्विन, 100 केल्विन, 173 केल्विन। आप सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये केल्विन में है। तो केल्विन में सेल्सियस में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड करेंगे, यानी कि 273। आप सभी को पता होगा ये तो स्टैंडर्ड 100 डिग्री होता है सेल्सियस। तो अब सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए हम इसमें 273 ऐड करेंगे। तो देखते हैं 100 डिग्री जो 100 केल्विन है उसमें हम जब 273 केल्विन है वो ऐड करेंगे, तब हमारे पास 100 डिग्री में 273 ऐड करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा 373 केल्विन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 373 केल्विन। अगर गाइज आपको समझ आ रहा है तो आप बता देना, ठीक है। अगर फिर भी ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं गाइज, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और गाइज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यस, जब कोई द्रव होता है वो ठोस बनने से पहले ठोस ना बने और सीधा गैस बन जाए, उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वापतन, संगलन। तो गाइज ये भी आप सभी को पता होना, द्रव जब है जो ठोस अवस्था से द्रव द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस चीज है वो सीधी की सीधी गैसीय अवस्था में बन जाए, तो उसे गाइज हम क्या कहेंगे? ये यार 9th क्लास में था आपके चैप्टर नंबर में भी 3rd में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वापतन। वाष्पीकरण आप सभी को पता होगा कि द्रव से गैस में, और संघनन आप सभी को पता होगा जब कोई गैस से ठोस अवस्था में आना, उसे संघनन कहते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो ऑप्शन देखिए, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, जल का ठोस रूप में। तो आपके पास समय है, आप लाइव चैट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पास्कल निम्न में से किस भौतिक राशि का इकाई है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। घनत्व का है, शक्ति का है, दाब का है, तापमान का है। आप सभी को यार ये बिल्कुल आसानी से आना चाहिए, क्योंकि पास्कल है वो दाब से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि पित्तल के अवयव है। जी हाँ दोस्तों, जिंक और टिन से बना है, जिंक और कॉपर से बना है, और जिंक और लोहा और तांबा से बना है, या फिर एल्यूमिनियम और तांबा से बना है। लाइव चैट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए कि किस से बना है। यस यस यस। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, पित्तल है वो जिंक और कॉपर की मदद से बनता है। जिंक और कॉपर की मदद से हमारा जो पित्तल है वह तैयार होता है। यह एक उपधातु है। ठीक है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक करना। इसमें जिंक होता है 30%, कॉपर होता है 70%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायुमंडल की संरचना एवं उसमें था ये आपके लेसन। ठीक है। 21%। यस, राइट राइट, 21% आपका करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। कितनी? 78। ये क्वेश्चन आ भी गया। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 78। एग्जैक्ट डाटा मैं बता देता हूँ, 78.04, और वो होती है ऑक्सीजन 20.94। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो देखते हैं हम कौन सा वो पदार्थ है जो ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सेकंड है कपूर, थर्ड है आपका नेफ्थालीन, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आप लाइव चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। यस यस। एक गलत बता रहा है, गलत है आपका। तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि जो ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया करता है वह अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थालीन, तीनों के तीनों हैं, वो ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब पूछेंगे भाई आप ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया क्या होती है, तो वो आपको पता चल जाएगी, आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु के उदाहरण है? ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, सी जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों है आप सभी के उपधातु है। बोरान हो, सिलिकॉन हो, या फिर जर्मेनियम हो। ये आप सभी को पता होगा, उस जो सीडी वाली सीरीज होती है उसके अंदर आते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? यस, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये आप सभी को मोस्टली पता होना चाहिए। कौन सी है धातु? क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर। तो गाइज मैं बता देता हूँ, जो Br ब्रोमीन होता है वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। और पूछ ले धातु, तो वो होती है हमारी Hg पारा, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, जो कि हमारा थर्मामीटर नहीं होता उसके आगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो गाइज मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन का डाउट है वो क्लियर कर दिया होगा। तो आप कमेंट कर सकते हो कि धातु है जो पारा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। जैसे मैग्नीशियम का Mg होता है, जैसे पारा का बताइए। ठीक है।
ठीक है, जल्दी बता दीजिए आप सभी, पारे का रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा, मैं ही बता देता हूँ, Hg होता है। गलत है आपका। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? वायु, दूध, लकड़ी और पारा। कौन सा? वायु आपको पता है शुद्ध नहीं होती, दूध पता है शुद्ध नहीं होता, लकड़ी आपको पता है शुद्ध नहीं होती, तो शुद्ध कौन सा बच गया फिर? ऑप्शन नंबर आप सभी के पास, ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी है जो पारा। वायु तो आप सभी को पता है धूलकण और बहुत होते हैं, दूध को आप सभी पता है बैक्टीरियाज बहुत होते हैं, लकड़ी का भी आप सभी को पता है वह शुद्ध पदार्थ नहीं होता, लेकिन गाइज जो पारा होता है वह 100% शुद्ध पदार्थ होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है? तो देखते हैं हम ऑप्शन, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी आया आप यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइव चैट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1 AMU इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो हम देखते हैं जो एक एटॉमिक मास है वह किसके बराबर होता है। तो हम और इसके ऑप्शंस देखते हैं। अगर आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस पता है तो आप लाइव चैट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि आप सभी को आपके लेवल का पता चले। ऑप्शन ए, C12 समस्थानिक के परमाणु का भार, C12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार यानी कि 12वां भाग होना चाहिए, सी ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वह है जो, यस, ये जो एक ने लिखा है वह सही है, वो बराबर होता है 12वें भाग के, C12 समस्थानिक के परमाणु के 12वें भाग पे। ओजोन अणु की परमाणुकता है, यानी कि ओजोन में कितने वो होते हैं, जिस प्रकार हमारे हम देख लेते हैं ऑक्सीजन में 2 होते हैं, तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन के अप्रूप होते हैं? जब एक ऑक्सीजन विखंडित हो जाती है तो वह एक सिंगल और रह जाता है, वो उसके साथ अटैच हो जाता है, तो उसके पास 3 ऑक्सीजन हो जाते हैं, यानी कि 3 उसके परमाणु हो अणु के जो परमाणुकता है वो 3 हो जाती है। O3 को हम ओजोन कहते हैं। और ओजोन लेयर आप सभी को पता होगा कि जो सौर मंडल से ऊपर समताप मंडल है उसके अंदर पाई जाती है, 20 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एवोगैड्रो या फिर एवोगाद्रो जो ला था उसमें संख्या का मान क्या था? 6.02 इंटू 10⁻20, 6.022 इंटू 10⁻22, 6.22 इंटू 10⁻23। यस, यही क्वेश्चन आप सभी का राइट है। ऑप्शन नंबर इसका सी, 6.022 इंटू 10⁻23 इज द करेक्ट आंसर। ये आप सभी से पूछ लेते हैं या फिर इस पे कोई एक न्यूमेरिकल आ सकता है एवोगैड्रो लॉ पे, तो आप सभी को ये वैल्यू है वो याद रखनी है कि 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? यस, 2, 4, 6, 8। सल्फर होता है वह सिंगल नहीं होता। सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, सल्फर लिखा जाता है किस प्रकार? S8। यस, सल्फर होता है उसके अंदर 8 परमाणु होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वह बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं? इसके लिए आप सभी को पीरियोडिक टेबल याद करनी होगी। जो क्वेश्चन है इनके लिए पीरियोडिक टेबल याद करनी होगी। 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो फास्फोरस होता है वो P4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग संबंधित है।
टॉमसन के परमाणु मॉडल से, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिद्धांत से। तो आप सभी को पता होना चाहिए अल्फा रे जो गुजारी थी एक गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, वो था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर से अल्फा रेज है वो उसने गुजारी थी, ठीक है। तो ये भी आपके 9th में था। तो ये 9th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छी स्टडी करें। परमाणु में नाभिक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक, यस यस यस, नाभिक, जे थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन। परमाणु का आपको पता है खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, और ईंट पर, पी से परमाणु, रे से रदरफोर्ड, ठीक है, और नाच, न से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने, और उसकी की थी चैडविक ने, न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए सही है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी वो है फुल आप टॉपिक रीड आउट कर सकते हो। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये भी अच्छी बात है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम होता है, या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को क्या लगता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में कम होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के m कक्ष के अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2, 8, 18, 32, ये आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कक्ष होते हैं परमाणु के अंदर वो सारे के सारे आप सभी को पता होना चाहिए कि m के अंदर कितने होते हैं, k के अंदर कितने होते हैं, और l के अंदर कितने होते हैं, और n के अंदर कितने होते हैं। तो k के अंदर 2 होते हैं, l के अंदर 8 होते हैं, m के अंदर 18 होते हैं, और n के अंदर 32 होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप सभी, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो निकालने के लिए आप सभी को एक फॉर्मूला भी पता होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक में, 2n² का, ठीक है। इससे आप है वो फॉर्मूले से आप किसी के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आप वो निकाल सकते हो। 2 × 3 की स्क्वायर, तो 2 × 3 की स्क्वायर 9, तो 18, के में 2, एल में 8, एम में 18, और एन में 32, ठीक है। समझ आ गया होगा ये फॉर्मूला भी आप सभी को। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये नील्स बोर, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर चैडविक। यस, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई जगह तो चैडविक दे रखा है, ठीक है, कई जगह रदरफोर्ड भी मिलेगा आप सभी को, गूगल पे रदरफोर्ड है, ठीक है, लेकिन आप सभी को चैडविक करना है क्योंकि एनसीईआरटी चैडविक मानती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को कहा जाता है? यस, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी को मैं बता देता हूँ, आप अपना टैलेंट करने के लिए, या हमें 9th का फुल आता है तो आप जल्दी जल्दी लाइव चैट सेक्शन में कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, परमाणु संख्या। नेक्स्ट, सोडियम एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। सोडियम में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का द्रव्यमान बताइए भाई, 11, 12, 23, 34। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आप सभी की नॉलेज है वो चेक होती है। आप कहते हो भैया हमें 9th का फुल सिलेबस आता है, तो भाई नहीं आता फुल सिलेबस, कितना भी रिवाइज कर लो नहीं आता आपको, ठीक है। तो फुल सिलेबस आता है
कोई कह रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइव चैट सेक्शन में आप सभी कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का, फिर आप सभी को पता चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 23 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न वाले परमाणु को क्या कहते हैं? यस, संभारिक, समस्थानिक और सम्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। तो संभारिक या फिर समस्थानिक या फिर समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या समान होती है वह लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है, वह समस्थानिक होता है। लेकिन समभारिक में दोनों समान होंगे, नहीं, परमाणु संख्या भिन्न होगी, द्रव्यमान समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? यस, हाइड्रोजन के 2, 3, 4 या फिर 5। तो मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन के अंदर 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसके बाद हम करेंगे एक और चैप्टर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। ये 3 प्रकार के होते हैं, हम सभी को पता है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, और इसके बाद हम 10th का करेंगे सिलेबस। ठीक है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? अगर आपको ये आता है, अगर आपने डिमांड की तो ही हम करेंगे। ठीक है, 10th का 2-8 या फिर 8-2-1 या फिर 2-1-8 या फिर 2-8-1। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये आप सभी को बहुत आसानी से पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस सभी के लिए मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ, जो पीरियोडिक टेबल होती है वो आपको याद करनी है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2, 8 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? ये तो बहुत आसान है, नाम था उनका रॉबर्ट हुक। यस, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह राइट है। रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की, ल्यूवेनक ने नहीं की, पुरोकंज ने नहीं की। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ठीक है, कोशिका पता है, हर चीज़ में कोशिका होती है। ठीक है, कान में है वो हमारी हड्डी नहीं है, कोशिका होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी मसल्स सी नहीं होती उसे हम कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिक जीव है? यस, जिसमें ओनली एक ही कोशिका होती है। क्लेमिडोमोनस, ठीक है, पैरामीशियम, अमीबा, उपरोक्त सभी। अमीबा भी आप सभी को पता है एक कोशिकीय ही होता है, और कैल्मिडोमोनास वो भी आप सभी को पता है कि एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम भी आप सभी को पता है कि एक कोशिकीय होता है, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोशिका में केंद्र का पता लगाने वाले वैज्ञानिक। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम स्लीडन, टी स्वान, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। एम स्लीडन, टी स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनक। ऑप्शन नंबर सी, खोज की थी रॉबर्ट हुक ने और केंद्र का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एम स्लीडन और टी स्वान, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनक और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि एम एस स्लीडन और टी स्वान ने इसका प्रतिपादन किया था। यस, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। गाइज आप रुकिए मत, आप भी लाइव चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपने आंसर को, अगर आपको लगता है कि भैया हमें आते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? यस, काइटिन, सेल्यूलोज, प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी है लिपिड। तो मैं आपको बता दूं, पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वह मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से
प्रोकैरियोटी कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटी कोशिका होती है, किसका उदाहरण है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जीवाणु कोशिका या फिर अमीबा। ठीक है, प्रोकैरियोटी कोशिका होती है, वह होती है हमारी, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, वह होती है हमारी जीवाणु कोशिका के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वह हमारा करेक्ट है। लेकिन गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं तो भी यार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भैया ये हमें आता है, ये हमें आता है, ये नहीं आता। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लगे तो गाइस आपके लिए यार बहुत स्टडी करनी पड़ेगी आप सभी को, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बहुत आसान एग्ज़ाम आएगा आपका सुपर 100 का, लेवल 1 का। तो अगर आप पढ़ाकू के साथ हो तो आप लेवल 1 है वो बिल्कुल आसानी से क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैले के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैले के नाम से जाना जाता है? रसधानी, गोल्जी उपकरण, प्लेस्टिड या फिर लाइसोसोम? तो लाइसोसोम है वो हमारा आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप सभी के, आप सोच रहे हैं भैया हमने 9th क्लास की बुक में ये हमने पढ़े नहीं थे। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो लगभग आपके MCQs हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के ज़रिए आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कोशिका का बिजली घर है, बिजली घर यानी कि जहाँ से सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, प्लेस्टिड? तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कोशिका का बिजली घर होता है, और केंद्रक जो कोशिका के सेंटर में होता है वह उसका केंद्रक होता है। ठीक है, हाँ कमेंट करते रहिए आप साथ साथ लाइव चैट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका ऊर्जा को किस रूप में संचित करती है? ADP, ATP, अकार्बनिक फॉस्फेट या फिर विद्युत ऊर्जा? ATP की आप सभी को की फुल फॉर्म है वो आनी चाहिए। ATP होता है एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये इसका जो कोशिका को जो ऊर्जा है ATP की फुल फॉर्म आ सकती है ये। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ATP। जो हमारे NCERT जो एग्ज़ाम हुए थे 9th के, तब हमारे ये एग्ज़ाम में आया था ATP, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज़ द, ये देखो एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण जीव जगत को व्हिटकर ने कितने भागों में बांटा है? तो गाइस 3, 4, 5 या 6? तो मैं आपको बता देता हूँ, व्हिटकर ने जो संपूर्ण जीव जगत को है 5 भागों में बांटा है, और वो 5 भाग है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 भाग है जो व्हिटकर ने जीव जगत को बांटे हैं। ये 5 भाग है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। ठीक है, उभयचर पादप है, थैलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफ्राइटा, जिम्नोस्पर्म। तो उभयचर है वो ब्रायोफाइटा है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर। उभयचर है स्तनपाई, उभयचर स्तनपाई, और ये 2-3 प्रकार के होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, मोल्स्का, निमोटेडा। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑर्थोपोडा है वह सबसे बड़ा है। नेक्स्ट,
मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 2, 3, 4, 5। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक, आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक, ऑप्शंस देखिए, चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हुक, ल्यू वेहनक। तो हम देखते हैं सिस्टेमा नेचुरी नामक एक पुस्तक है, उसके रचयिता कैरोलस लिनियस है। नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया 9th का। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? औसत वेग, औसत चाल, त्वरण, विस्थापन। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या है त्वरण का? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड या फिर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आप बताइए, बहुत आसान है क्योंकि आप सभी को पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो इसका मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक है। ये भी बहुत आसान है, न्यूटन, जूल, वाट, डाइन। तो जूल इसका है वह राइट आंसर है क्योंकि कार्य है वो जूल में मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जड़त्व की माप होती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर भार? वेग, वेग है जो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जड़त्व की मांग होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हम देखते हैं। इतने आप वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी आप लाइव चैट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए कि भाई इसका ऑप्शन ये आंसर सही है। जल्दी कीजिए, ABCD कुछ भी टाइप कीजिए, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द्रव्यमान। नेक्स्ट, न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा आती है? आप सभी को पता होना चाहिए, न्यूटन के 3 बल है, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। प्रथम गति, द्वितीय गति, तृतीय गति। तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यूटन के जो तीनों के तीनों लॉ है वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप न्यूटन के तीनों लॉ एक बार फिर से रीड आउट कर सकते हो, वो बुक उठा के 9th की। तो मैं आपको बता दूं, F यानी कि फोर्स है वो इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो इसमें ma हमारा गति का निकालना है, फोर्स है तो वो हमारा आ जाएगा द्वितीय में, ठीक है। एक अश्व शक्ति यानी कि एक HP कितने वोट का होता है? हॉर्स पावर होता है वो कितने वोट का होता है? 746 वाट, 876 वोट, 435 वोट या 976 वोट? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। और ये पूछ लेते हैं आपके घरों में कितने वोट की बिजली आती है? वो आती है 220 की। तो 746 वोट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रासर्व्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से भी कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 10,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रासर्व्य ध्वनि होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको विज्ञान त्रिवेणी बुक खरीदनी है जो 10th के लिए है, 10th साइंस के लिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ से उस बुक को परचेज कर सकते हो। अदरवाइज एक गिव चल रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट करके हमारे जो बुक है वो फ्री में पा सकते हो। तो उस गिवे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वो फॉर्म फिल कीजिए और आप पा सकते हैं। नेक्स्ट, तरंग का वेग यानी कि वेलोसिटी, आवृत्ति n, ठीक है, तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध है, यानी कि वेलोसिटी, आवृत्ति और लैम्डा में क्या संबंध है वो हमें
बताना है। तो देखते हैं हम इसके ऑप्शन। ठीक है, v इज इक्वल टू एन लेमडा, यस यही है, v इज इक्वल टू एन लेमडा, v इज इक्वल टू लेमडा बाई एन, v इज इक्वल टू एन माइनस लेमडा और d इज इक्वल टू एन प्लस लेमडा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है। ठीक है, आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, वेलोसिटी। और मैं हाँ बुक का बता रहा था, अगर आपको परचेज करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप देखिए, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग है जो अधिक हो सकता है? गैस कीजिए जल्दी जल्दी। स्टील में होगा, वायु में होगा, निर्वात में होगा, या फिर जल? चलो गाइस, मैं ही बता देता हूँ, आप सभी को पता ही होगा। स्टील में जब हम कोई चीज़ मारते हैं तो किस प्रकार से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, टन की, बहुत अधिक वेग की होती है वो। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 220 मीटर पर सेकंड, लगभग 110 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, लगभग 232 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लगभग 344 मीटर पर सेकंड। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, बस जल्दी जल्दी हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। लगभग 344 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आप सोचे भैया आप ऐसे ही करवा रहे हो देख देखे, नहीं यार, ये बिल्कुल ऐसे थ्योरेटिकल है। अगर प्रैक्टिकल होता है वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। ध्वनि तरंगें नहीं चलती ठोस में, द्रवों में, गैसों में, निर्वात में। ये भी बताइए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि वाला चैप्टर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो निर्वात में यानी कि खाली में, बिल्कुल खाली हो उसमें नहीं चलती। तत्व 92, यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ ये जो क्वेश्चन है यूरेनियम और ये वाले जो इनकी जो प्रोटॉन की संख्या निकालने वाली, ये जो आपके एग्ज़ाम में है वो है मेरे ख्याल से 100% आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो बता देना। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी 9th की बुक है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपको करवाए हुए हैं। तो आप वो बुक है जो साइंस की, उसमें आप देख के और ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 92। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 ऑप्शन ए 10 10 टू पावर माइनस 10, 10 टू पावर माइनस 14 और 10 टू पावर 15। तो मैं आपको बता देता हूँ, परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो 10 टू पावर माइनस 10 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। गाइस, जल्दी जल्दी कीजिए, लगभग 2 क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म आ सकती है सेंट्रियोल, गोल्जिकाए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म आ सकती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कोशिकांग डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से संक्रामक रोग पहचाने? कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, हैजा। यस, हैजा है जो संक्रामक रोग है, आप सभी को पता हो। या फिर हम कोई गलत पानी पी लेते हैं या कुछ और, उसकी वजह से जो हमें हैजा है वह हो जाता है। ठीक है, तो हैजा करेक्ट आंसर है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।